मैसेज मिला रे? হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে? ওকে। পিয়ুষের কি হয়ে গেল? পিয়ুষ কোথায় চলে গেল? পিয়ুষ আছে না? ओके चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट टेक्निकल, हाँ सर, एक तो टेक्निकल का क्लास बनता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग अभी कहाँ पर है? हम लोग आजकल बात कर रहे हैं सर इंडिकेटर्स, है ना, कि हाउ टू यूज इंडिकेटर, इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, या फिर ऐसे बोलो कि इंडिकेटर अल्टीमेटली ट्रेड सेटअप में क्या हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इंडिकेटर के बारे में। ऑलरेडी मैंने लास्ट दिन आपको एक फेमस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज RSI, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI का यूज आप लोगों को पता चल गया था, इवन आप लोग लाइव में भी कैसे करना है वो भी देखा था। लेकिन आज कुछ और भी एडवांस लेवल इंडिकेटर हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग मूविंग एवरेज के ऊपर भी बात किए थे, वो भी एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर माना जाता है। और आज ना हम लोग उसको मूविंग एवरेज का ही थोड़ा एडवांस पोर्शंस में बात करेंगे। इंडिकेटर बहुत सारा है सर, मतलब इतना सारा इंडिकेटर है कि सिर्फ इंडिकेटर में ही आप चाहो तो 50-100 क्लास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा इंडिकेटर के पीछे भागो। इंडिकेटर एटलीस्ट पॉपुलर 4-5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, या फिर मैक्सिमम 8-10 इंडिकेटर का अगर अच्छा खासा नॉलेज आपको हो ना, तो दैट इज मोर देन इनफ एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, जो भी आपका जो भी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हो, आप उसमें इंडिकेटर का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिल्कुल ले सकते हो। और इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। तो उसी पॉइंट में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले एक बार मार्केट का अपडेट तो बनता है ना सर। तो मार्केट कहाँ है एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छा खबर है? अरे बाप रे, मार्केट बढ़ते 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 गैप अप देते 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 बहुत दूर चला गया। लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों दिख रहा है? मतलब पहले अप था फिर डाउन हो गया। हाँ, বিবিসির এফেক্টটা পড়েছে মানে এইচডিএফসি ব্যাংকের মার্জারের ওর জন্য। HDFC বেশি बैंक না मार्जर के कारण। না, কালকে বলেছে ম্যানেজমেন্ট থেকে ইস্যু করেছে, বলেছে যে আইডিএফসি আর আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক মার্জার হবে। IDFC एंड IDFC फर्स्ट बैंक, उसका उसका इफेक्ट है मार्केट में। দেখো একবার দেখো ব্যাংকিং সেক্টর গুলো কি অবস্থা, দেখো। देख ठीक है, वो तो होता रहता है बैंकिंग सेक्टर में, थोड़ा सा डाउन मतलब थोड़ा स्लो तो होगा। बट मेन रीजन इज दैट कि ये जो करेंटली जो मार्केट में आप ट्रेंड नजर आया ना, इसके पीछे मेन रीजन है इकोनॉमिक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड वाइड, स्पेशली US मार्केट। सेकेंड थिंग सर, आज मार्केट थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। और रिसेंटली सर ये जो लास्ट 5-6 डेज में आप लोग जो मार्केट में आप ट्रेंड देख रहे हैं ना सर, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम भी थोड़ा कम हुआ है ना सर, उसका भी इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइस है वो थोड़ा स्लीप हुआ है, उसका भी इफेक्ट है। और एक चीज का भी इफेक्ट मार्केट में रहा है, दैट इज डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीज। ठीक है, इंडियन रुपीज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू डॉलर। কে কি বলছে সুমিত? তাই কালকেই দেখছিলাম যে ইন্ডিয়া আইএনআর এর প্রাইস বেড়ে গেছে। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न है जो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम ला रहा है। अभी भी मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव ही मान के चल सकते हो आप, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा अचानक से कुछ ना आ जाए। ठीक है, कोई अचानक कोई बैड न्यूज ना आ जाए, आपको अभी भी मार्केट में साइडवेज से लेके आप ट्रेंड ही नजर आएगा, आप देखते रहो। ठीक है, मतलब अगर बाई चांस कोई बैड न्यूज हो जाए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो शायद मार्केट उसको फटाक से थोड़ा सा इमोशंस में
वो कर लेता है, बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है ना तो अभी भी मार्केट में साइडवेज के साथ साथ आपको हल्का अप ट्रेंड अभी भी नजर आएगा सर। ये नियर 20,000 जाने के लिए शायद रेडी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ना ये एरिया ख्याल रखना चाहिए। हाँ আগেই बोल। তো বললাম 19,000 আগেই বললাম তো 20,000 চলে যাবে, 18,800 ওই তো জ্যোতিষী হয়ে গেছিস যা দেখছি আমি। 20,000 পার করে দেবে। জ্যোতিষী হয়ে গেছিস নাকি বলতো? অ্যাস্ট্রোলজি আমি অ্যাস্ট্রোলজিতে কিছু করে এলি নাকি? করছি, স্টক মার্কেটে অ্যাস্ট্রোলজার করছি। স্টক মার্কেটে অ্যাস্ট্রোলজার করছিস? সেই দেখছি তো। হ্যাঁ ज्योतिषी হয়ে गए। नहीं, बात ज्योतिषी का नहीं है सर, ये तो मजाक से बोला, बट मार्केट आपको ऑफर कर रहा था सर, यहाँ पर अच्छा आपको ऑफर कर रहा था। देखो ये तो ट्रेंड है, अब ट्रेंड पहचानने के लिए तो ये तो डेली लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा कि हुआ होगा क्या। बट यहाँ पर आपको मौका दिया था मार्केट, ये अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसके बाद ना वो सोच में ही रहेगा कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो एक्चुअली टाइमिंग्स का खेल है मार्केट में, हमेशा आपको बोलता हूँ कि टाइमिंग सही टाइम पे अगर आपने पकड़ लिया ना, ठीक है, तो आपको रोकना मुश्किल है। बट अगर आप टाइमिंग गलत कर लेते हो तो फिर पता नहीं सर, उसमें तो किस्मत का फेवर चाहिए कि लक फेवर करे कि ना करे, बट टाइमिंग हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। So, जब सही टाइम हो रहा है आप उसमें कुछ करो, कुछ मतलब अपना जो भी सेटअप है वो लगाओ, लेकिन टाइमिंग के बाद अगर आपको कुछ करना है तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो सर, हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू से देखते हैं मार्केट कहाँ है, किस तरह का परफॉर्मेंस आगे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज तरीका है सर जानने का, तो मैं आपको उसी तरीके में बात करूंगा। जैसे मैं एक बार आपको टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर अप किया इंपॉर्टेंट लेवल में, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। चलो तो देखो सर, हम लोग ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानना बाकी है। ऐसे बैकग्राउंड सेटअप के बारे में हम लोगों को समझ आ गया, इंट्रोडक्शंस भी हो गया, चार्ट टाइप्स कर लिया, कैंडलस्टिक चार्ट ऑब्वियसली, कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत बातचीत हुआ सर। ठीक है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न सबसे ज्यादा समय लिया है टेक्निकल पे, और ये सबसे ज्यादा समय लेना भी चाहिए। फिर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात किए, वॉल्यूम पे बात किए, मूविंग एवरेज पे बात किए, फिर आस्ते आस्ते हम लोग इंडिकेटर्स में पहुंच गए, देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर। तो इंडिकेटर्स में ऑलरेडी लास्ट दिन मैंने आपको एक इंडिकेटर के ऊपर डिस्कशन किया, अभी मैं आपको इंडिकेटर का सेकंड पार्ट में लेके जा रहा हूँ। फिर मैं फिबोनाची या रिट्रेसमेंट में बात करूंगा, डाउ में बात करना है, वेव थ्योरी में बात करना है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ मिला के एक फाइनल चेकलिस्ट में बात करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग टेक्निकल के ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए सर, मतलब ऑलमोस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो गया, बट अभी भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, পীযূষ চলে এসছে, পীযূষের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে কি পীযূষ? আরে স্যার ওয়াইফাইটা ডাউন হয়ে গেছিল, আমি আবার মোবাইল থেকে চালাচ্ছি। ठीक है, पीयूष ग्रुप में लिख रहा था, मैं अभी देखा कि मार्केट तो কি যেন লিখলো একটা, মার্কেট তো থামছেই না, নিফটি থামছেই না। আপনি তুই নজর দিয়ে দিয়েছিস কিন্তু, এই দেখ থেমে গেছে। আরে স্যার মার্কেটকে উঠতে হলে তো প্রথম নতুন স্টপ লস লাগবে না, ওরা তো চাই যে আরো বেশি কল রাইটার আসুক মার্কেটে, তবে তো তাদের স্টপ লস হিট করবে। মানে ওই জন্যই তুই নজর দিয়ে দিয়েছিস, সেটাই দেখলাম আমি। আরে পুরো সত্যি স্যার, আমি বলার পরে দেখলাম প্রায় 100 পয়েন্ট মতো ডাউন চলছে। बुरी नजर वाले, हाँ बुरी नजर वाले, ऐसा कोई नजर देता है? कितना अच्छा मार्केट में ग्रीन ग्रीन देख रहा था। नहीं सर, थोड़ा सा करेक्शन भी बनता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा करेक्शन नहीं होगा तो फिर न्यू पोजीशन कैसे लेंगे, ये बात भी तो मानना है। इतना हाई रेंज मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाए फिर थोड़ा पोजीशन लेने में भी मजा आता है। ओके। আর এই কদিন স্যার বেয়াররা কিছু করতেই পারছে না জানো, ওরা শুধু বসে বসে দেখছে, চলে যাচ্ছে উপর দিকে। तो कभी तो बुल का दिन होगा। बियर का दिन तो मार्केट देखता ही रहता है। बियर का टाइमिंग तो मार्केट देखता ही रहता है, बुल का भी तो कुछ समय आता है ना। ऐसे यार श्रावण गिर गया सर, बुल का समय आ गया है। अरे नंदी। तो चलो ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते करते कहाँ पहुंच गए? मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सा। अच्छा,
चलो इसमें बात करेंगे। अच्छा, चौथा मुझे उस दिन बता रहा था, एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था, मैं पूरा अपडेट तो नहीं ले पाया, बट एक हल्का अपडेट में देख रहा था। चौथा निफ्टी की चेंज হয়ে গেল না, গিফট নতুন এসছে, কথাই আমাকে এটা বলছিল। স্যার ওই এসজিএক্স টাই হয়ে গেছে কি? एसजीएक्स अभी गिफ्ट हो गया ना। हाँ सर, ये इस चीज में आप लोग थोड़ा सा अपडेट ले सकते हो। ये इसमें ये पहले सिंगापुर से कंट्रोल होता था, अभी ये पूरा का पूरा इंडियन मार्केट में आ गया। मैंने गिफ्ट मैंने बेसिकली गांधीनगर है ना, पूर्वा पूर्वाल মনে হচ্ছে আনমিউট হয়ে গেছে। ओके प्रचुर जोरे बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा, तो गिफ्ट का जो है सर, ये एक्चुअली इंडियन मार्केट से कंट्रोल होने वाला है, गुजरात से। ये इसके बारे में हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अभी एनएससी को कंट्रोल वही कर रहा है। एसजीएक्स उसका जो है उसके साथ उनका हो गया, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के जो कॉन्सेप्ट था एसजीएक्स निफ्टी। इससे पहले आप लोग शायद देखे होंगे कि एसजीएक्स निफ्टी बोल के होता था, अभी आपको गिफ्ट निफ्टी समझ হ্যালো, में आएगा। हाँ बोल। সিঙ্গাপুরে কি 21 ঘন্টা মার্কেট ওপেন থাকে? 24 हाँ ঘন্টার মতো? থাকে তো। এটাও 21 ঘন্টাই ওপেন থাকে। अभी गिफ्ट आ जाएगा, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा सर आप लोग के साथ, ठीक है। ये আমি স্যার এটা আপনাকে एसजीएक्स জিজ্ঞাসা করতাম, है की बोल। আমি এটা দেখার পরে আপনাকে হয়তো আমি জিজ্ঞাসা করতাম স্যার এই গিফট নিফটি ব্যাপারটা একটু বলবেন ভালো করে। नहीं और कुछ नहीं है, एक सिंपल आइडिया मैं आज दे देता हूँ आपको हल्का सा। गिफ्ट निफ्टी बेसिकली और कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये हमारे देश में काफी पहले से ही इसको रेडी किया जा रहा था, ठीक है, मतलब ऑलरेडी, लेकिन इसको पूरा पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे इंडिया में निफ्टी बिल्डअप हो ही रहा था, लेकिन प्रॉपरली उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो दिन आ गया, अभी पूरा इंडिया से ही पूरा मार्केट का कंट्रोलिंग वगैरह चलेगा, जो गुजरात जिसका हब है सर, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम गिफ्ट इसलिए है, गुजरात से या गांधीनगर से एक्चुअली, ठीक है, गुजरात का जो कैपिटल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हैं। और ये बेसिकली एक इंडेक्स है और कुछ नहीं। जैसे इतना दिन से आप लोग निफ्टी को देख रहे हो ना, तो निफ्टी के नाम के पहले एसजीएक्स लिखा होता था, ठीक है, जैसे सेंसेक्स के नाम के साथ आपको एसएनपी देखने को मिलता था, वैसा ही अभी गिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट आज से ही आई थिंक स्टार्ट हुआ है ना, आज से स्टार्ट हुआ है ना, না না 3 কাল তারিখ। থেকে হয়েছে স্যার। कल से ठीक है, ठीक है, ये कल से स्टार्ट हुआ। मैं इसके ऊपर एक तो स्पेशली आपको बता दूंगा ये क्या है। सारा का सारा जो भी निफ्टी रिलेटेड चीजें आप देखते हो वो सब अभी गिफ्ट के अंडर में चलेगा, जो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल गांधीनगर गुजरात, इट इज एन इंटेंशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच ऑल्सो होस्ट अदर बिजनेस लाइक आईटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके, सोशल इकोसिस्टम के ऊपर बेस करके, ठीक है। ये एक चीज अच्छा हुआ कि इसमें क्या होगा ना, ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा, मैंने इतना दिन से जो फॉरेन के ऊपर बेस करके चलना पड़ता था, अभी सारा का सारा खेल इंडिया डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया लीड कर रहा है और ये इसका प्रूफ दे रहा है सर, ठीक है। मैं इसके ऊपर अलग से आपके साथ बात करूंगा, चलो एक स्पेशल डिस्कशन कर लूंगा तो आप लोगों को भी क्लियरली नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल पे मैं चौथा मुझे बताया था, तो मैंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज मैं भी कुछ दिनों से थोड़ा बाहर था, तो मुझे भी खबर नहीं था। लेकिन अचानक से खबर मिला और चौथा उस दिन क्लास में लास्ट में थोड़ा बता रहा था, सर ये गिफ्ट निफ्टी आ गया है, ऐसा कुछ आपने सुना कि? मैं बोला कुछ तो है, चौथा सुना है तो फिर कुछ तो है, ठीक है सर चल। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस पे जिस पॉइंट पे अभी मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है इंडिकेटर का एक दूसरा पार्ट, ठीक है। जैसे जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आज आप बात करूंगा आपसे, इसका नाम है सर एमएसीडी। क्या नाम है? एमएसीडी इज अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर। आपने देखा कि मैंने कैसे इंडिकेटर में जाके एमएसीडी लिखा और यहाँ पर निफ्टी के ऊपर ही एमएसीडी आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर दो लाइन है, एक देख रहे हो सर? हाँ, एक रेड लाइन दिख रहा होगा आपको और एक ब्लू लाइन दिख रहा है सर? एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है। आप कलर को चेंज कर सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, ठीक है, ये सब हो जाता है। बट यहाँ पर मेनली ना एक आपका 12 दिन का लिया गया है, जो थोड़ा फास्ट लेंथ है, फास्ट मैंने जो
कम समय के लिए बना है और स्लो लेंथ में 26 डेज का है, ठीक है। तो और टोटल सिग्नल लेंथ को 9 रखा गया है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अब मैं आपको आगे धीरे धीरे ये समझाऊंगा सर कि ये जैसे इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। सो मैं अभी आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो लाइन है ये क्या बताता है, ठीक है। ये MACD का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कैसे काम करता है और इसके बेसिस में आप मार्केट ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हो। थोड़ा समय देंगे सर, ठीक है, थोड़ा समय देना तो पड़ता है हर चीज में। थोड़ा सा समय देंगे और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड का कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे मार्केट में आप लोग इसको यूज करना स्टार्ट करोगे। मैं जानता हूँ कि काफी लोग ऑलरेडी इसको यूज करता है, बट सर ये सब चीज ना जितना बार भी यूज करो ना नया ही लगता है। तो ध्यान से देखो कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या है, MACD का फुल फॉर्म यही है। अब मैं आपको धीरे धीरे इस पॉइंट को डेवलप करता हूँ। तो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ठीक है, MACD या इंडिकेटर्स हैं, ये बेसिकली जेरल्ड एप्पल बोल के कोई फेमस ट्रेडर थे, उन्होंने बेसिकली इसको डेवलप किया था। जेरल्ड एप्पल डेवलप द मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर। अब एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि अगर किसी ने बाई चांस मूविंग एवरेज का क्लास अभी तक नहीं किया, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज कर लो। अगर मूविंग एवरेज मैंने रिसेंटली करवाया टेक्निकल पे, आप लोगों को पता होगा। अगर बाई चांस आप लोगों ने अभी तक मूविंग एवरेज का टॉपिक कवर अप नहीं किया तो कर लो सर, ठीक है। उसमें मैंने सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों पॉइंट में बातचीत किया था, कैसे डेवलप होता है और कैसे उसको यूज भी करना है, उसका भी मैंने आपके साथ बातचीत क्लास में किया था। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एक इंडिकेटर है। मार्केट ट्रेडिंग में ये इंडिकेटर काम करता है। थोड़ा डिटेल्स है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। ट्रेडर कंसिडर MACD एज द ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स। तो नॉर्मली ये दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में काफी नया है सर कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे कि US मार्केट या फिर अगर आप रिसेंट में जापान का बात करो, ठीक है। चाहे जापानीज मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो, चाइना भी ऑलमोस्ट हम लोग एक ही साथ बढ़े हैं रिसेंटली। USA एंड जापान का ये सब चीज़ों में थोड़ा सा पहले से ग्रिपिंग है, ठीक है। मतलब अगर मैं रिसेंट हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ तो US और जापान का ये टेक्निकल मैटर में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप माना गया है, देखा भी गया है। तो दो इन्वेंटेड इन 70s, ये 1970 के आसपास इसको डेवलप किया गया है। बट MACD still considered one of the most reliable momentum traders indicators। भले ये 1970 के आसपास पे बना हुआ कॉन्सेप्ट है, बट आज भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज होता है और बहुत पॉपुलरली होता है। तो जैसे कि नाम से भी बहुत सारा चीज पता चल जाता है, MACD is all about convergence and divergence of two moving average। convergence and divergence माने जब दो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, माने दो पैटर्न बना था ना सर, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं, है ना। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन और रेड लाइन कभी एक दूसरे से दूर जाता है, कभी एक दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कन्वर्जेंस हो जाते हैं, तो कभी एक होना, कभी साइड हो जाना, ठीक है। जैसे एक नदी चलते चलते होता है ना कई बार, वैसा ही, ठीक है। तो दो लाइन कभी एक साथ आ जाता है, कभी अलग हो जाते हैं, इसी को कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कहते हैं। बट आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि दूर चले जाना एक दूसरे से और पास आ जाना एक दूसरे के, ठीक है, इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक दूसरे के करीब आ जाना और एक दूसरे को दूर के करके चले जाना, इसमें मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बोला गया है ऑफ द टू मूविंग एवरेज। बेसिकली वो जो दो लाइन है वो दो मूविंग एवरेज का लाइन है, जो आपको मैंने मूविंग एवरेज चैप्टर में समझा के आया। तो कन्वर्जेंस ऑकर्स व्हेन द टू मूविंग एवरेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। एंड डाइवर्जेंस ऑकर्स व्हेन मूविंग एवरेज मूव अवे, जब एक दूसरे से दूर भागते हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। यही चीज मैं अभी आपको बताया। तो एक MACD स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मतलब जो 1970 के जमाने में बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 1970 में जो हुआ था, 1970s में जो हुआ था, आपको वैसा आज भी करना है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने अभी सेटिंग्स में दिखा रहा था।
तो स्टैंडर्ड एमएसीडी का कैलकुलेशन कैसे हैं, ये 12 दिन का ईएमए फॉलो करता है एंड 26 दिन का ईएमए फॉलो करता है। तो बेसिकली इसमें स्टैंडर्ड जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं वो 12 डे एंड 26 डे का ईएमए होता है। ईएमए माने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको पता है कि मैंने आपको ये चीज मूविंग एवरेज में बताया। अब ठीक है, ज्यादा नाम पे नहीं जाना है, अब काम पे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट करो। बोथ ईएमए आर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर जितना सारा ईएमए लिया गया है ना सर, ये सब क्लोजिंग प्राइस से लिया गया है। चाहे आप निफ्टी का निकालो, चाहे आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक का निकालो, हर चाहे कोई इंडेक्स हो या फिर पर्टिकुलर स्टॉक, डेली क्लोजिंग प्राइस को मतलब गैदर करके डेटा को, डेली क्लोजिंग प्राइस डेटा को गैदर करके आप ईएमए लाइन बनाते हो। अब कोई बोलेगा सर मार्केट में तो हाई क्लोज लो हर एक डेटा मिलता है ना सर। मार्केट में हमें ओपन हाई लो क्लोज सारा डेटा मिलता है। ये देखो सर, ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, बट क्लोजिंग प्राइस को ही क्यों लिया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग क्लास में पहले डिस्कस किए थे कि क्लोजिंग प्राइस को सबसे सैक्रेड माना गया है। सबसे सैक्रेड माना गया है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन क्या है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन क्या है, ताकि न्यू स्टार्ट लेने में आपको सुविधा हो, ताकि न्यू स्टार्ट लेने में आपको सुविधा हो। तो ये कहीं ना कहीं सबसे प्योर माना गया है मार्केट प्रैक्टिस में। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन प्राइस या फिर लो प्राइस या फिर हाई प्राइस को नहीं ले सकते, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। बट मार्केट में प्रैक्टिस करके देखा गया है ट्रेडर को, एक वो लोग ज्यादा क्लोजिंग प्राइस को यूज करते हैं। अब कोई बोलेगा सर मैं ओपन प्राइस से करके देखूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी यही है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों चीजों को एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस दोनों एस्टिमेट किया जाएगा। सिंपल लाइन ग्राफ ऑफ दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज एमएसीडी। अब इन दोनों को मिला के जो लाइन ग्राफ आता है उसको एमएसीडी लाइन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको ये जो अभी दिखा है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ नथिंग मोर देन जस्ट एमएसीडी लाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं सर एमएसीडी लाइन। अब ये जो एमएसीडी लाइन है, सिंपल है बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। ट्रिकी उतना भी नहीं है, ठीक है, जितना आप समझ रहे हो। शायद सोच रहे हो कि सर ट्रिकी है, नहीं सर इतना ट्रिकी नहीं है जितना ट्रिकी दिमाग में भर जाते हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखो, आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको पूछूंगा कि सर आपको तो पहले से पता है ना एवरेज कैसे निकाला जाता है ना, मूविंग एवरेज, ये सब आप लोगों को नॉलेज है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास में कराया। सो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा दिया है, स्टॉक कुछ भी हो सर, क्या फर्क पड़ता है। आपको कुछ प्राइस पॉइंट तो दिख रहा है, चाहिए इस प्राइस पॉइंट में आप अपना कोई भी फेवरेट स्टॉक पुट कर दो, अपना पसंदीदा कोई भी फेवरेट स्टॉक पुट कर दो। टीसीएस इन्फोसिस वाला ले सकते हो, या फिर रिलायंस भी ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो पसंद है आप यहाँ पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो डेटा चाहिए वो क्या चाहिए, आपको डेट वाइज चाहिए, क्लोजिंग प्राइस चाहिए, 12 दिन का ईएमए चाहिए, 26 दिन का ईएमए चाहिए, और आपको एमएसीडी लाइन मिलेगा। मतलब ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर कर देता है, आपको इतना मेहनत नहीं करना है। बट आपको पता होना चाहिए ना कि इसके पीछे का आर्किटेक्चर क्या है, या फिर इसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने क्या हिसाब है भाई। सिंपल बात है, मैंने ऐसा क्या किया गया कि हमें एमएसीडी लाइन मिल रहा है। एमएसीडी लाइन कोई आसमान से टपका और खजूर पे लटका, ऐसा तो नहीं ना। ऑब्वियसली हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो होता है ना। कई बार हम लोग किसी चीज का रीजन नहीं ढूंढ पाते हैं, तब उसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं सुपर नेचुरल पावर का, क्योंकि रीजंस तो है, बट क्या है ना, इंसान का बुद्धि उतना दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है। तो जब क्योंकि इंसान का बुद्धि एक जगह पे लिमिटेशन है सर। जैसे आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी बोला कि भाई हमारा बुद्धि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जो भी हो, बट हर चीज के पीछे रीजन होता है। वो अलग बात कि हम लोग हर चीज को समझ नहीं सकते, बिकॉज इतना ज्ञान तो अभी सभी के अंदर होता नहीं है। आम आदमी पे तो नहीं है, बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं जो बेसिकली सिर्फ ज्ञान ढूंढते हैं दुनिया से, उनको भी लगता है कि भाई अभी बहुत बाकी है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या किया गया सर, 1 जैन से लेके, ठीक है, 1 जैन से लेके, ये जस्ट मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 1 जैन से लेके कब तक का डेटा है आप थोड़ा देखो तो, 13 फरवरी तक,
1 जन से 13 फरवरी कितना समय पीरियड है सर? ऑलमोस्ट 1.5 महीना। हेलो, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। क्या बोलते हो? 1 जनवरी से 13 फेब, ऑलमोस्ट 1.5 45 डेज। यस सर। अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब जो यहाँ पर हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। 1 जन में आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस, ठीक है, ये इंडेक्स का प्राइस इस तरह से आप 1 2 3 4 5 करके, मतलब जैसे देखो 1 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, क्यों? बीच में 4 5 क्या हो गया? थर्सडे संडे। थैंक यू सर। ठीक है, कोई बोलेगा सर 4 5 मिसिंग है, नहीं सर मिसिंग नहीं है, सैटरडे संडे है, मार्केट डेटा अवेलेबल नहीं हो सकता। इस तरह से आप डेटा पॉइंट को पुट करो। अच्छा, 1 से लेके 16 तक अगर आप देखो तो इसमें आपको ना बेसिकली ये 12 दिन का डेटा होगा। 1 से लेके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिला सर, 12 दिन का मिला ना? ये देखो, अब इसका एवरेज करो, 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको नहीं करना है, कंप्यूटर खुद कर देता है, आपको पता है एक्सेल शीट में क्या करना होता है। तो यहाँ पर जस्ट आपने 12 दिन का डेटा पुट किया और उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या हुआ है यह पता चल गया। और आपको पता है ना मूविंग एवरेज में क्या होता है, हम जितना मूव करते हैं पहला दिन का डेटा गायब कर देते हैं और नेक्स्ट दिन का डेटा ऐड कर देते हैं। अब ये मूविंग एवरेज को रिपीट नहीं कर सकता अभी फिर से, आप लोगों को बस रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मूविंग एवरेज का क्लास सुन लो, आपको पता लगेगा कि वहां पर क्या होता है। अब ये 12 दिन का डेटा, और फिर आगे और चलते हैं 17 जनवरी से, फिर आपको और 6 फेब तक आप चलो, तो इसमें आपको और 14 डेज का मिलेगा, तो कुल मिला के आपको 26 दिन का डेटा मिल जाएगा। फिर 26 दिन का एवरेज करो, जैसे पहले जो आपने निकाला था वो 12 दिन का था, अब 26 दिन का आ गया। ध्यान से देखो सर, अभी आपको मैं बताता हूँ। अब उसके बाद आपको 26 दिन का या फिर मूविंग एवरेज करके 6 फेब 7 फेब 10 फेब 11 फेब 12 फेब 13 फेब करके 26 दिन का भी ईएमआई का डेटा अवेलेबल हुआ है, ठीक है। और इधर आपको कुछ माइनस प्लस में दिख रहा है, ये जो है ये आपका एमएसीडी लाइन है। तो एमएसीडी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, एमएसीडी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और उससे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा सर, मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसको, ये जो टेबल था इसको अभी रीड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो डेट था 1 जनवरी से था, डेट के पास हम लोगों ने निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस, ये निफ्टी का डेटा है, ओल्ड डेटा है, डजेंट मैटर, क्लोजिंग प्राइस लिया गया है। फर्स्ट 12 डेटा पॉइंट्स निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस का है, जिससे कि हम लोग 12 दिन का ईएमए कैलकुलेट कर रहे हैं। देन लीव द फर्स्ट 26 डेटा पॉइंट्स टू कैलकुलेट 26 डे ईएमए। तो एक पहले हम लोग 12 दिन का लिया, फिर और 14 दिन ऐड करके 26 दिन का लिया। Once we have both 12 and 26 EMA exponential moving average running parallel to each other, 6th Feb 2014 तक we calculate the MACD line। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। MACD value equals to 12 day EMA minus 26 day EMA। For example, on 6th February 2014, ये 2014 का डेटा है, आप इसको आज के डेट में हिसाब लगा लेना। 2023 का भी डेटा आप ले लो मार्केट से, आपको मिल जाएगा, और फिर उसके ऊपर बेस करके आप करो। एनएससी के साइट से अवेलेबल हो जाएगा, बीएससी के साइट से अवेलेबल हो जाएगा। 6 फरवरी 2014 12 डे ईएमए वाज 6153। मैं आपको दिखा दूं एक बार, 6 फेब को 6 फेब मिल गया आपको। 6 फेब, ये रहा 6 फेब। 6 फेब में 12 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिला है सर वो 6153 का है, और 26 दिन का जो ईएमए है वो 6198 का है। सिमिलरली आप 7 फेब को देखो, 6130 6188 26 दिन का। ये जो लाइन है ये 12 दिन के हिसाब से बना है, और ये जो लाइन है ये 26 दिन के हिसाब से बना हुआ है। ये 26 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये सॉरी ये 12 दिन का एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और ये 26 दिन का मूविंग एवरेज है। इस तरह से आपको 6 फेब 7 फेब 10 फेब 11 फेब 12 फेब 13 फेब सब डेटा अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। अब ये डेटा से आपको एमएसीडी लाइन खींचना है। आपको एमएसीडी लाइन बनाना है।
तो देखो सर कैसे बनेगा। तो एमएसीडी लाइन के लिए 12 दिन का ईएमए 6153 एंड 26 दिन का ईएमए है 6198। तो एमएसीडी क्या बनेगा, 12 डे ईएमए से 26 दिन ईएमए को माइनस करो। तो 12 दिन का ईएमए था 6153 एंड 26 दिन का ईएमए था 6198। तो हमारा वैल्यू आ रहा है -45, -45। अभी जस्ट आप माइनस को देखो, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव में ही इसको अभी रखो। अभी when we calculate the MACD value over bar 12 and 26 day EMA and plot it as a line graph, we get the MACD line। जब इसको हम लोग लाइन ग्राफ में पुट करते हैं तो हमें MACD लाइन मिलता है, जो ऑस्किलेट होता है अबव एंड बिलो द सेंट्रल लाइन, जो एक एवरेज लाइन के ऊपर नीचे ऑस्किलेट होता है। मैं आपको लास्ट दिन ऑस्किलेट कैसे कैसे होता है मैं समझाया था, ठीक है, पेंडुलम की तरह, है ना। एवरेज लाइन को कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चले जाते हैं। ये आपको मैं RSI में भी बताया था, है ना, ऑस्किलेशन क्या होते हैं, इसका आइडिया मैं आपको दिया था। अब फिर से एक चार्ट है, ध्यान से देखो सर। अगेन एक अनदर चार्ट जिसमें भी आपको अगेन सिमिलर तरीके से डेटा पॉइंट को रखा गया है। ध्यान से देखो सर। अब इसमें थोड़ा एडिशन है। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वाला जो ग्राफ था उसमें और ये वाला में थोड़ा फर्क क्या है, इसमें और डेटा पॉइंट को ऐड किया गया। जस्ट लुक एट सर, जो डेटा पॉइंट पहले वाला चार्ट में था और ये वाला चार्ट में है, इसमें फर्क देखो। यहाँ पर 13 फेब तक चार्ट था, जहां पर मेरा MACD का वैल्यूएशन -45, -58, -75, -94, -106, -107 इस तरह से आया था, ठीक है। और ऐसे क्यों आया था आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा और इस चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, डेट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं 30। तो इफ यू लुक एट अगेन 13 फेब के बाद 14 फेब, 17 फेब, 18 फेब, मार्च तक यहाँ इस तरह से डेटा पॉइंट और लिया गया। आप देखो जस्ट यहाँ पर -111, -112, -108, -100, -84, -67, -50, -34, -19, -1। बट सिनारियो में थोड़ा बदलाव आया। सिनारियो में बदलाव क्या हुआ, मार्च में जाके आपका 12 डे ईएमए और 26 डे ईएमए का जो वैल्यूएशन है उसमें चेंजेस नजर आया। और ये चेंजेस इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट में चेंज हुआ है, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस में चेंज हुआ है। 3 मार्च में क्या हुआ सर, 3 मार्च को आपका जो 12 दिन का ईएमए है वो 6136 का है और आपका जो 26 दिन का ईएमए है वो 6117 का है। तो जैसे आप 12 दिन के ईएमए से 26 दिन के ईएमए को माइनस करते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता है। इसी तरह से अप टू 14 मार्च तक आपको जो वैल्यू मिला है सारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और बढ़ता गया, पॉजिटिव बढ़ता ही गया सर। 20 से 160 तक गए, बढ़ता ही गया। मुझे प्लीज इतना बताओ सर कि आप लोग ये स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन समझ पाए, ये जो स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन हुआ है ये समझ पाएगी नहीं बोलो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने किया ये क्लियर है कि नहीं बता। मतलब ये माइनस MACD का वैल्यूएशन कैसे आ रहा है और पॉजिटिव MACD कैसे आ रहा है, ये क्लियर है संपद? बोल। हाँ सर। अब थोड़ा और सुन लो सर, अभी बहुत जल्दी हम लोग कंक्लूजन पॉइंट में आ जाएंगे। अब थोड़ा और सुन लो। गिवन दी MACD वैल्यू, अब हमें MACD वैल्यू मिल गया, ये सारे के सारे MACD वैल्यू है, कभी पॉजिटिव वैल्यू मिला तो कभी नेगेटिव मिला। लेट्स ट्राई एंड फाइंड द आंसर फॉर अ व्यू ऑब्वियस क्वेश्चन। कुछ बड़ा सवाल है, सबके मन में चल रहा है, मुझे भी बताने का मन कर रहा है। तो क्या सवाल है और सवाल का जवाब क्या मिलेगा? बड़ा क्वेश्चन ये है सर, व्हाट डज अ नेगेटिव MACD वैल्यू इंडिकेट। मैंने हम लोग काफी देर तक नेगेटिव MACD वैल्यू देखे, तो नेगेटिव MACD वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव MACD वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ MACD वैल्यू एक्चुअली मीन, एज इन व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ 90 MACD कॉन्वे वर्सेस 30 MACD। जैसे हम लोग 26 और 12 में किए हैं, आप चाहो तो 90 और 30 में भी कर सकते हो। तो 90 MACD क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और 30 MACD क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। द साइन एसोसिएटेड विद द MACD जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द स्टॉक मूव। अगर किसी के पास आपको माइनस नजर आ रहा है तो वो बस स्टॉक का डायरेक्शंस को बताते हैं। फॉर एग्जांपल इफ 12 डे ईएमए इज 6380, किसी स्टॉक का 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू बता रहा है, प्राइस बता रहा है 6380।
और 26 दिन का बता रहा है 6220। तो आपको क्या करना है सर, 12 डे से 12 डे ईएमए से मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आपको माइनस करना होता है 26 दिन वाले को, है ना, 26 डे ईएमए को। तो अगर 12 डे 6380 है और 26 दिन वाला 6220 है तो आप इसको माइनस करो। तो 380 से 220 माइनस करोगे तो आपको एमएसीडी वैल्यू प्लस में मिलेगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू यू थिंक द 12 डे ईएमए विल बी ग्रेटर देन द 26 डे ईएमए? ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब आपका 12 दिन का ईएमए 26 दिन के ईएमए से ज्यादा होगा? द बिग क्वेश्चन है ना, कि सर 12 दिन का ईएमए ज्यादा है और 26 दिन का ईएमए कम है, ऐसा कब हो सकता है? और इसका ऑपोजिट भी कब हो सकता है? अब ध्यान से सुनना सर, यहीं पर खेल है। ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जा रहे हैं ना हम लोग, इसी थ्योरी के अंदर आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल मिलेगा। तो पहले आप थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। वेल, वी हैड लुक्ड इनटू दिस इनटू मूविंग एवरेज चैप्टर। हम लोगों को पता है कि कम दिन का एवरेज जो होता है वो ज्यादा होता है और ज्यादा दिन का एवरेज जो लो होता है ना। ये जनरल एक व्यू है ना, द शॉर्टर टर्म एवरेज विल जनरली बी हायर। अब इसको मैं आपको दूसरे एंगल से भी बताया था कि एक क्लास में मानो किसी का हाइट का एवरेज पूछ रहा है बच्चे लोगों का, स्टूडेंट्स का। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट पूछता है आपको, और एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज हाइट पूछता है आपको। तो क्या लगता है सर, 10 जन का एवरेज हाइट ज्यादा रहेगा कि 50 जन का एवरेज हाइट ज्यादा रहेगा? चांसेस क्या है, किसका एवरेज हाई रहेगा, किसका एवरेज लो रहेगा? 10 हाई হবে। नो डाउट सर, क्योंकि अगर मानो 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 4 फीट, 2 फीट, ऐसा करके अलग अलग स्टूडेंट का हाइट है, और इसको जब आप डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो नो डाउट, और सिमिलरली जब डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो चांसेस इज वेरी हाई कि आपका, जब भी आपके पास डेटा कम है तो आपका वैल्यू ज्यादा आएगा, और डेटा हाई है तो वैल्यू कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। सिंपल बात है। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होते हैं। द शॉर्टर टर्म एवरेज विल जनरली बी हायर देन द लॉन्ग टर्म ओनली व्हेन द स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स अपवर्ड। ये तब होता है जब स्टॉक प्राइस का ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड है, जैसे करंट मार्केट सिचुएशंस, जैसे कि करंट निफ्टी सिचुएशंस या सेंसेक्स। रिमेंबर, एक चीज ध्यान में रखना है, द शॉर्टर टर्म एवरेज विल ऑलवेज बी मोर रिएक्टिव टू द करंट मार्केट प्राइस। जो शॉर्टर टर्म एवरेज होते हैं ना, माने जैसे कि हमारे एग्जांपल में 12 दिन और 26 दिन, 12 दिन का जो एवरेज है वो मार्केट, करंट मार्केट प्राइस के बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आसपास में। अब पॉजिटिव साइन टेल्स अस, अगर कहीं भी आपको पॉजिटिव साइन दिखे, ये क्या बताते हैं? पॉजिटिव साइंस टेल्स अस दैट देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक एंड द स्टॉक इज ड्रिफ्टिंग अपवर्ड, और स्टॉक अभी आगे बढ़ेगा। द हायर द मोमेंटम द हायर इज द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, प्लस 160 इंडिकेट अ पॉजिटिव ट्रेंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन 120 प्लस। और अगर आपका एमएसीडी वैल्यू 160 प्लस बता रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये 120 से ज्यादा है और ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रहा है। सिंपल बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। हाउएवर इसमें और भी चीजें आपको समझना पड़ेगा। वाइल डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड, जब हम लोग मैग्नीट्यूड से डील करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर प्राइस ऑफ द स्टॉक इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, द हायर द अंडरलाइंग प्राइस सच एज बैंक निफ्टी, naturally the higher will be the magnitude of the MACD। अगर बैंक निफ्टी का अंडरलाइन हाई हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि MACD भी हाई होगा, या फिर बैंक जो भी हो, निफ्टी हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक हो, जो भी, अगर वो ज्यादा हो रहा है तो MACD भी हाई होगा। व्हेन MACD इज नेगेटिव, अब दूसरा बात सर, सेकंड दूसरा पहलू, एक तो पॉजिटिव पहलू है, अगर MACD हाई है तो फिर ट्रेंड हाई है। व्हेन द MACD इज नेगेटिव इट मींस द 12 डे EMA इज लोअर देन 26 डे EMA। तभी तो ऐसा होता है ना, जब 12 दिन का एवरेज 26 दिन के एवरेज से भी कम हो जाए। ध्यान से सुनना, जब 12 दिन का एवरेज माने शॉर्टर टर्म एवरेज जब लॉन्गर टर्म एवरेज से भी कम हो जाए तो आप समझना कि नेगेटिव एमएसीडी आने वाला है और उसमें मोमेंटम नेगेटिव होने वाला है। तो हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएसीडी द मोर स्ट्रेंथ इन द डाउनवर्ड ट्रेंड। जितना एमएसीडी मैग्नीट्यूड में हाई रहेगा नेगेटिव में, उतना ज्यादा डाउन ट्रेंड नजर आएगा आपको। ऐसा आपको मार्केट में बहुत बार देखने को मिलेगा। आपको वेट करना हो सर, हम लोग बहुत जल्दी एग्जाम्पल्स में आएंगे।
अब आपको मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ कि कैसे ये सब बनता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू मूविंग एवरेज इज कॉल्ड द MACD स्प्रेड। दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जो गैप होते हैं उसको MACD स्प्रेड कहते हैं। द स्प्रेड डिक्रीजेस व्हेन मोमेंटम मेलोज डाउन एंड इंक्रीज व्हेन मोमेंटम इंक्रीजेस। जब मोमेंटम डिक्रीज करेगा तो स्प्रेड भी डिक्रीज करेगा, जब मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। अब इसको अगर विजुअलाइज करते हैं, the visualize convergence and the divergence, trader usually plot MACD value chart often referred to as MACD line। अब आपको मैं एक लाइन का जो आर्किटेक्ट होते हैं वो देखो सर, आप लाइन का जो आर्किटेक्ट होते हैं मतलब MACD लाइन का मेन क्या कॉन्सेप्ट है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक लाइन दिखाई दे रहा है सर? प्लीज मुझे बताइए। কি দেখা যাচ্ছে তো সবাইকে? अब जस्ट इधर आप देखो, यहाँ पर आपको ये जीरो दिख रहा है ना, ये जीरो जो है ये बेसिकली नेगेटिव मतलब आपका ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। जीरो के ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव एरिया है, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव एरिया है, हम लोगों को पता है। और ये जो है ना सब डेट है, ठीक है, डेट वाइज दिया है। जैसे यहाँ पर हम आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये जो लाइन बना है ना, अब ये लाइन को मैं आपको थोड़ा सा प्राइस देखो सर थोड़ा सा मोटा हुआ ना, ये जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने थोड़ा सा किया, ठीक है, थोड़ा सा लाइन मोटा हो गया ना, ठीक है, थोड़ा थिकनेस आ गया इसमें। अब रुक जाओ, जो भी हो ये वो भी वही है, MACD लाइन ही है। अब यहाँ पर MACD लाइन का मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि यहाँ पर डेट वाइज आपको डेटा रहेगा, एक आपका सेंट्रल लाइन रहेगा। अब सेंट्रल लाइन के नीचे अगर MACD घूम रहा है, जैसे कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव एरिया है, और एक है आपका अपर हिस्सा जो पॉजिटिव एरिया है, कभी कभी ये आप आके सेंट्रल लाइन को टच कर रहा है, फिर से ऊपर चला गया, फिर सेंट्रल लाइन को टच कर रहा है, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर एकदम नेगेटिव में भी आ सकता है। तो एज यू कैन सी द MACD लाइन ऑस्किलेट्स ओवर ए सेंट्रल जीरो लाइन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेंटर लाइन, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ MACD इंडिकेटर क्या है, एकदम बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है, द MACD लाइन crosses the central line from the negative territory to positive territory। MACD लाइन क्या करता है, सेंटर लाइन को क्रॉस करता है नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में। इट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द टू एवरेजेस, दो एवरेज में डाइवर्जेंस है तभी वो क्रॉस हो रहा है। दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम, इसे इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम से देखा जाता है। देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि MACD लाइन सेंट्रल पॉइंट को क्रॉस करके नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो नो डाउट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अब चार्ट है 27, ये जो चार्ट अभी आपको मैं दिखा रहा था, ये चार्ट जो है ये यहाँ पर कोई डेट था 27 फरवरी का, यहाँ पर ये नेगेटिव में से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की जा रहा था, ठीक है, 27 फरवरी को। तो नो डाउट सर ये पॉइंट जो है ये बाइंग जोन बन रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन MACD लाइन पॉजिटिव नेगेटिव जोन से पॉजिटिव में जा रहे हैं मैंने मार्केट बुलिश हो रहा है, और ऐसे सिचुएशंस में आपको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, आपको ऑब्वियसली मोमेंटम का फायदा लेना चाहिए, है ना, आपको ट्रेंड का फायदा उठाना चाहिए, और यही चीज आपको MACD बहुत पॉपुलरली हेल्प करता है। अब इसको और जानो सर, ये तो बस शुरुआत है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, when MACD line crosses the central line from positive territory to negative territory, कभी अगर ऐसा होता है कि MACD लाइन सेंट्रल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस में आ रहा है बिटवीन द टू एवरेज, दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम, इसका मतलब मार्केट गिरने वाला है या फिर और गिरेगा। वन शुड लुक एट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये शॉर्ट सेलर के लिए एरिया है या फिर ऑप्शन सेलर का एरिया है, ठीक है, आपको पता है कि ऑप्शंस में क्या करना पड़ता है।
which the MACD almost turned negative. जैसे 8th May and 24th जुलाई को ऐसा हुआ था as per the ये जो करेंटली मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। जब जब ये नेगेटिव में वापस आ रहा है, ठीक है, जब जब ये नेगेटिव में वापस आ रहा है, मैंने पॉजिटिव जोन से नेगेटिव की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ के आ रहे हैं ना, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए, यही बताना चाह रहा है। अब कैसे रेडी होना है वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। कैसे रेडी होना है, क्यों रेडी होना है, वो तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ ही जाएगा, बट पहले आप मोमेंटम तो समझ लो। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है, सर MACD अगर नेगेटिव में नहीं गया और जीरो में स्टॉप हो गया तो, जैसे यहाँ पर हो रहा था, MACD को देखो आप, ये पॉजिटिव जोन से जीरो जोन में आके रुक गया, नेगेटिव में नहीं आया, फिर वहां से रिवर्स गियर मारा, वहां से फिर से रिवर्स मारा, मतलब कहीं ना कहीं ये वो सपोर्ट जोन की तरह बात कर रहा है सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही कहीं ना कहीं बात को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। इसे सपोर्ट में आने के बाद वापस वो अपना मतलब बेसिकली बाउंस बैक करता है, कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी होता है। अब आपको और आगे लेके चलता हूँ। ट्रेडर जो है ना सर, जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, पॉपुलर ट्रेडर जनरली आर्ग्यू दैट व्हाइल वेटिंग फॉर द MACD लाइन टू क्रॉस ओवर द सेंटर लाइन, माने आप वेट करोगे कि कब ये क्रॉस करेगा सेंटर लाइन को, माने चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, माने नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड क्रॉसिंग या नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड क्रॉसिंग। अब बल्क ऑफ द मूवी वुड ऑलरेडी बी डन, माने ये ट्रेडर का एक परसेप्शन है कि अगर हम लोग वेट करते रहे कि कब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा MACD, कब पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा, इसमें आधा सिनेमा खत्म हो जाता है, माने आधा मार्केट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है। ये ट्रेडर का आर्ग्यूमेंट होता है। माने क्या है ना, जब आप वेट करोगे भाई कब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, तब जाके आप बाई करोगे। तो ट्रेडर का आर्ग्यू ये होता है कि भाई ऐसे सिचुएशंस में तो मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम हिस्सा ट्रेड का जो अपॉर्चुनिटी था प्रॉफिट करने का, वो खत्म हो गया। या फिर ऐसे देखो कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा तब जाके आप इसमें सेलर बनोगे, ठीक है। तो ये ट्रेडर का एक आर्गुमेंट चलता रहता है, ये ट्रेडर का एक आर्गुमेंट चलता रहता है कि अगर हम लोग MACD लाइन क्रॉसओवर के लिए वेट करें तो आधा मूवी माने मैक्सिमम मूवी का हिस्सा माने सिनेमा का जो मेन हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। ये आर्गुमेंट है सर, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है, सभी का अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलता है। एंड परहैप्स इट वुड बी लेट टू एंटर ए ट्रेड, और कई बार ये लेट ट्रेड एंटर हो जाता है। To overcome this, there is an improvisation over this basic MACD line. इस चीज को ओवरकम करने के लिए MACD लाइन में एक इम्प्रोवाइजेशन आया है। तो इम्प्रोवाइजेशन क्या है? इम्प्रोवाइजेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन एडिशनल MACD कंपोनेंट। इसके साथ एक एडिशनल MACD को जोड़ दिया जाता है, विच इज अ 9-day सिग्नल लाइन, जो कि एक 9 दिन का सिग्नल लाइन है। 9 दिन का सिग्नल लाइन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा था ना कुछ देर पहले, ये देखो 12 दिन का EMA, 26 दिन का EMA जो सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है आपको, और 9, ये 9 क्या है? ये 9 वो सिग्नल लाइन है। समझ रहे हो ना सर? ये 9 कहाँ से आया, ये 9 कहाँ से आया मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, कि 9 किस तरह से जनरेट किया गया। अब ये 9 के पीछे क्या राज है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक 9 दिन का सिग्नल लाइन भी साथ में ऐड कर दिया जाता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो 9-day सिग्नल लाइन इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द MACD लाइन। ये MACD लाइन का EMA है। इफ यू थिंक अबाउट दिस, वी नाउ हैव टू लाइंस, MACD लाइन एंड 9-day EMA ऑफ द MACD लाइन, आल्सो कॉल्ड सिग्नल लाइन। इसको सिग्नल लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अब ट्रेडर क्या करेगा। चलो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं ऑब्जेक्टिव में। ट्रेडर कैन फॉलो अ सिंपल 2 लाइन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। ट्रेडर यहाँ पर नॉर्मली 2 लाइन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। विद दिस 2 लाइन एज डिस्कस इन द मूविंग एवरेज चैप्टर, जैसे कि हम लोग ये मूविंग एवरेज में भी देखे थे, एंड नो लॉन्गर वेट फॉर द सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर। आपको सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है, आप बस दोनों मूविंग एवरेज लाइन को देख के ही डिसीजन ले सकते हो। द सेंटिमेंट इज बुलिश व्हेन MACD लाइन क्रॉसेस द 9-day EMA। अगर सेंटर मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कब बुलिश कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ोगे, सेंटिमेंट क्या है कि आप बुलिश होंगे कि बियरिश होंगे।
The sentiment is bullish when MACD line crosses the 9-day EMA, when MACD line is greater than the 9 days EMA. अगर MACD line 9 दिन EMA से ज्यादा होता है, अगर MACD line is greater than the 9 days EMA, ठीक है, तो आप bullish हो. When this happens, the trader should look for buy. The sentiment is bearish when MACD line crosses below the 9-day EMA. अगर MACD line 9 दिन EMA से कम रहता है, the sentiment is bearish when MACD line crosses below the 9-day EMA. The MACD line is lesser than 9-day EMA. When this happens, the trader should look at sell. मैंने short sell के लिए आपको बताया जा रहा है, मैंने पहले सेलर बनो, बाद में बाई करना. यहाँ पर एक चार्ट है, MACD सिग्नल के ऊपर बेस करके ही बनाया गया, एशियन पेंट से लिया गया था सर. ये एशियन पेंट्स का है, आप चाहो तो देख सकते हो. यहाँ पर भी एक सिमिलरली 12 दिन का EMA क्लोजिंग प्राइस भी लिया गया है, 26 दिन का क्लोजिंग प्राइस के साथ एक EMA लाइन बनाया गया है और एक MACD लाइन भी है. ठीक है, MACD जो है वो ब्लैक में रिप्रेजेंट किया गया, दिस वन, और 9-day EMA जो है वो रेड लाइन में लिया गया. सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था. देखो, बारह दिन का है, 26 दिन का है और एक सिग्नल लाइन है. बेसिकली 12 और 26 को मिला के बना दिया गया और यहाँ पर एक 9 दिन का हिसाब भी बना दिया गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट देखना इसको पड़ेगा, जस्ट आपको इसे देखना पड़ेगा. ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन कब कौन किसके ऊपर जा रहा है और कौन कब किसके नीचे आ रहा है. ठीक है, मतलब ठीक जिस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज समझाया गया है, आप ये चीज देखो. जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना सर, एक ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, MACD लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो रेड लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन है MACD, और रेड लाइन जो है वो क्या है, 9 दिन का EMA. सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, हाँ, 9 दिन का EMA जो उसको रेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है और MACD लाइन को ब्लैक में रिप्रेजेंट किया गया. अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसी चीज को आपको अंडरस्टैंड करना. सेम चीज आपको लाइव में भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वापस. फॉर एग्जाम्पल, the chart vertical lines highlight the chart crossover point where a signal to buy or sell originated. ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में आपको कुछ हाईलाइटेड क्रॉसओवर पॉइंट मिलेगा जहां पर एक्चुअली आपको बताया जा रहा है या तो बाई सिग्नल है या तो सेल सिग्नल है. जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको बाई सिग्नल सेल सिग्नल भी मिल जाएगा. ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि कब बाई करना है कब सेल करना है. ठीक है, अब सेकेंड वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि सेकेंड वर्टिकल लाइन लेफ्ट पॉइंट्स टू क्रॉसओवर वेयर MACD लाइन लाइज अबव द सिग्नल लाइन शुड लुक एट बाइंग. MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन से ऊपर है तो बाई करो, एंड इस तरह से. अब यहाँ पर आपको पता है ना सर, MACD लाइन कौन सा है, रेड वाला जो है वो MACD लाइन है ना सर, रेड वाला जो है वो MACD लाइन, और ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन जो है ये आपका, क्या मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए एग्जैक्टली. दिस वन 191 दिखा रही है, 149 है. रेड लाइन जो है, अच्छा ठीक है, तो सही बोला ना, हाँ वही होना चाहिए. ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पर एक्चुअली ब्लू लाइन, और रेड जो है वो रेड ही है. तो ब्लैक अगर यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पर MACD लाइन है, तो ब्लू लाइन यहाँ पर आपका, सॉरी हाँ गलत बोला शायद, ब्लू लाइन MACD लाइन है. ठीक है, और रेड लाइन जो है वो आपका 9 दिन का वो सिग्नल लाइन है. तो अगर MACD लाइन हायर है सिग्नल लाइन से तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ मार्केट है. ठीक है, जब जब ऐसा हुआ है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दिया है. जिस पॉइंट में ये आपका मतलब ग्रीन मतलब ब्लू लाइन, ठीक है, मैंने MACD लाइन अगर हायर लाइन में है, ठीक है, तो सिग्नल लाइन से, तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है. और ऑपोजिट जब नीचे आया, ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पर वही चीज पढ़ोगे. देखो सर, सेम थिंग आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है, सेम थिंग. एट द कोर ऑफ MACD सिस्टम क्या बताना चाह रहा है,
The second vertical line from left option है crossover where MACD line lies above the signal line. अगर MACD सिग्नल लाइन के ऊपर है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड ऑपोजिट भी होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड कब करना चाहिए? The first vertical line starting from left point is crossover when MACD line lies below the signal line. अगर MACD सिग्नल लाइन से नीचे है तो शॉर्ट ट्रेड, माने बेसिकली आपको सेलर बनने के लिए बोल रहा है। सिग्नल लाइन माने 9 दिन का EMA, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि MACD लाइन EMA लाइन से ऊपर है कि नीचे है। अगर MACD लाइन EMA लाइन के ऊपर होता है तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको बाई करना चाहिए, और अगर MACD लाइन EMA लाइन से नीचे है तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको बाई करना चाहिए। जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है साहब? जैसे करेंटली देखो आप, ये जो सिचुएशन था, लुक एट सर, अब आपको मैं कैंडल के साथ साथ इंडिकेटर को मैच कराता हूँ। आप लोग शायद बहुत देर से कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली देख रहे थे, अब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकली देखो। ये जो पॉइंट है जहां पर आपको कैंडल आपको कुछ बता रहा था, ठीक है, कैंडल आपको बता रहा था हरामी पैटर्न बना था, और कैंडल आपको बता रहा था, देखो सर, ये देखो यहाँ पर आपका जो MACD लाइन है वो आपका 90 EMA से नीचे है ना, 90 EMA से नीचे है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है। हेलो, पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट बना है सर, MACD में यहाँ पर मूवमेंट बना हुआ है, ठीक जहां पर आपका कैंडल बना है उसी के बाद ही मूवमेंट में चेंजेस आया है कि नहीं आया है? प्लीज मुझे बताओ सर। कैंडल फॉर्म, हरामी पैटर्न फॉर्म होने के बाद आपके इंडिकेटर में चेंजेस आया है कि नहीं आया है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। है ना? तो ठीक जैसे कैंडल स्टिक्स भी बना है, आपको इंडिकेटर भी हेल्प करेगा। कैंडल स्टिक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए? एज ए ट्रेडर आप जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हो आपका पैटर्न, जैसे कि ये हरामी पैटर्न है, बुलिश हरामी, ठीक है। अब बुलिश हरामी पैटर्न में आप श्योर हो जाते हो कि भाई मार्केट में ट्रेंड बन रहा है। अब आप MACD लाइन को भी चेक कर लो। MACD यहाँ पर बता रहा है कि MACD लाइन में ट्रेंड बना हुआ है और इस पॉइंट में जाके ये क्रॉसओवर भी कर रहा है, ठीक है, माने सिग्नल लाइन को क्रॉस भी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बाई करने में डर रहे थे इस पॉइंट में, ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ बाई कर लो। जिस टाइम पे ये क्रॉस किया, जिस टाइम पे ये क्रॉस किया 90 EMA को, तो यहाँ पर भी आपको एक्चुअल में देखो सर, यहाँ पर लोगों को चिंता होगा, है ना, कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है, ठीक है, बट नेक्स्ट दिन मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा, इसमें लोगों को थोड़ा सा चिंता पड़ेगा। तो कम से कम भाई यहाँ नहीं डिसीजन ले सकते, मैंने पैटर्न 2 में डिसीजन नहीं ले सकते, कम से कम यहाँ डिसीजन ले लो, और जब ये डिसीजन हो रहा है तब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। जस्ट ये जो MACD लाइन है वो 9 को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। सिमिलर थिंग आपको यहाँ पर भी दिखेगा, देखो सर, ये देखो, आप ये चीज हमेशा देख पाओगे। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट 2 दिन के लिए क्या हुआ था, देखो 22-23 में क्या हुआ था, मार्केट में डाउन ट्रेंड आया था। हेलो, बेयरिश आया था कि नहीं आया था? अब आप अगेन देखो MACD लाइन कहाँ है, MACD लाइन क्या हो रहा है, पहले MACD हायर था, सॉरी रेड लाइन ऊपर था, मैंने 9 दिन का EMA ऊपर था, सिग्नल लाइन, रेड लाइन क्या है, सिग्नल लाइन है, और ये ब्लू लाइन क्या है, MACD है। अब सिग्नल लाइन ऊपर है, MACD नीचे है, यहाँ पर आके देखो एक दूसरे को मैच कर गया इस पॉइंट में। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा कैंडल बना है, बोलो क्या नाम दे सकते हैं इसका? डोजी होते वाले सर। दोजी, है ना। अब दोजी क्या बताता है मार्केट के बारे में? दोजी इनडिसीजन बताते हैं। दोजी मार्केट के बारे में कोई प्रॉपर चीज नहीं बता सकता, वो इनडिसीजन बताते हैं, माने समझ में नहीं आ रहा है बुल होगा कि बेयर होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट को समझ जाते हो तो फिर इंडिसीजन के बाद ही तो कुछ होता है ना। इंडिसीजन माने वो चीज कि आगे कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये इंडिसीजन क्रिएट होना आपको ये दर्शाता है कि भाई स्टांस ले लो, आगे आउट भी हो सकते हो, 4 छक्का भी लग सकता है, स्टांस प्रॉपर्ली लो, ठीक है। तो ये इंडिसीजन पॉइंट में आप देखो यहाँ पर कन्वर्जेंस जबरदस्त हुआ है, जस्ट देखो आप, कन्वर्जेंस जबरदस्त हुआ है, मैंने सिग्नल लाइन और MACD लाइन एकदम पास पास आ गया, और फिर नेक्स्ट डे देखो आपको बेयरिश नजर आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं एमएसीडी आपको यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर एक अच्छा सुपर डुपर कैंडल मिल जाता ना, बियरिश कैंडल, और मजा आता। चलो मैं देखता हूँ इसको क्या बोलेंगे। सिंगल भी बुलिश की बियरिश? बियरिश देखो क्या हुआ है, एमएसीडी ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे है, बट इंगल्फिंग के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया कि नहीं बदला? बियरिश इंगल्फिंग के साथ साथ जैसे ही बियरिश इंगल्फिंग का पैटर्न 2 फिर पैटर्न 3 से खेल बदल गया ना, कन्वर्जेंस हुआ, एमएसीडी नीचे आया, क्या करना चाहिए यहाँ पर? शॉर्ट सेल। मतलब पैटर्न 2 में ही आपको मौका मिला था। बोलो सर। পূর্বা কিছু বলছেন কি? আচ্ছা পূর্বা ঠিক আছে, পূর্বার মাঝে মাঝে একটু আনমিউট হয়ে যায়। ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? हेलो, হবে मैटर समझ में आ रहा है ना सबको? না স্যার ওই টাইমটা দেখতে গিয়ে একটুখানি হাত পা লেগে ना গেছিল, ठीक কিছু है, বলছি না। ना ना ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? चौथा सुमित, विश्व, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। बोलो सर। হ্যাঁ দাদা। हाँ सर। तो एमएसीडी लाइन अकेला यूज नहीं करोगे, ऑब्वियसली ओनली एमएसीडी इज नॉट इनफ, बट सर एमएसीडी आपको कैंडल के साथ साथ बहुत जबरदस्त आपको कंफर्मेशन देगा। ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं आगे कुछ होने वाला हूँ, मैं बेयरिश होने वाला हूँ। ऐसा आपको बड़ा बड़ा मौका मिलेगा, ये तो छोटा मौका है, बड़ा मौका देखोगे। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर भी देखो एक बेयरिश इंगल्फिंग, और देखो ये देखो, चलो कितना देखोगे, जितना देखोगे कम पड़ जाएगा। एक तो बेयरिश इंगल्फिंग है, ऊपर से सेकंड कैंडल मारूबोजू है, सेकंड कैंडल मारूबोजू। मारूबोजू क्या है ना, कोई ट्रेंड नहीं बताता, बट कुछ तो होने वाला है वो बताता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये देखो सर, एकदम प्रॉपरली पूरा ट्रेंड को ही बदल दिया निफ्टी का। अब करेंटली जो मार्केट है, अगर आप इसे पहचानना चाहते हो, निफ्टी को ही बता रहा हूं मैं, करंट मार्केट ऐसा कोई सिचुएशन जनरेट अभी तक नहीं किया है। हाँ सर, एटलीस्ट डे कैंडल में तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप मैं आवरली कैंडल चेक करोगे, उसमें भी एज सच कुछ नहीं है, माने जिसके आपको ऐसा लगे, मतलब साइडवेज की तरफ ज्यादा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा आप बोल सकते हो कि सर आवरली हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोज हो रहा है, बट क्योंकि आज का अभी तक रेड के कारण, लेकिन अभी भी इसको एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मैंने कोई प्रॉपर ट्रेंड तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। স্যার আমি অনেক সময় দেখেছি স্যার, ধরুন গুলি হারামি হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের প্যাটার্ন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট ক্যান্ডেল রেড, সেকেন্ড ক্যান্ডেল গ্রিন। কিন্তু আমি একটা দিন দেখলাম ফার্স্ট ক্যান্ডেল গ্রিন হয়েছে, সেকেন্ড ক্যান্ডেল রেড হয়েছে, কিন্তু গুলি হারামি। মানে আমাদের হিসেবে গুলি হারামি, কিন্তু মার্কেট সেখানে সাইডওয়েজ হয়ে গেছে বা ডাউনে চলে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে কি बुलिश हरामी नहीं, एक चीज समझना पड़ेगा। बुलिश हरामी जैसे तुमने जो पूछा, बुलिश हरामी पैटर्न का जो, जैसे ये बुलिश हरामी है कि नहीं? হ্যাঁ ওটাই বলছি। बुलिश हरामी पैटर्न का जो मेन कैरेक्टर है, उसका प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। प्रायर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तब जाके वो बुलिश हरामी होगा। হ্যাঁ স্যার, ডাউন ট্রেন্ডে ছিল, ডাউন ট্রেন্ডে ছিল, বাট ডাউন ট্রেন্ড থাকাকালীন যে ক্যান্ডেলটা ফার্স্ট ক্যান্ডেল ধরেছে ওটা দেখাচ্ছে গ্রিন হয়েছে অল্প, বাট পরের ক্যান্ডেলটা হয়ে গেছে রেড। তা সেক্ষেত্রে ট্রেন্ডিং হওয়া তো উচিত না সেক্ষেত্রে। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा कि मतलब होगा ही, बट चांसेस इज वेरी हाई कि आपको पॉजिटिव नजर হ্যাঁ মানে आने का এখানে चांस। অবশ্যই
100 99% হচ্ছে আর ওখানে তখন 70-80% চলছে। ठीक है, आप साथ में MACD लाइन भी थोड़ा चेक कर लो, आप साथ में MACD भी देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी थोड़ा चेक कर लो, और मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज है कि नहीं वो भी देख लो। ठीक है, ये वो भी तो मायने रखता है। जैसे आपको ऐसा बहुत सारा फॉल्स सिग्नल भी मिलेगा सर, ऐसा नहीं कि फॉल्स सिग्नल नहीं है मार्केट में कई बार थोड़ा फॉल्स भी आपको नजर आ सकता है, बट आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखो। आपको जैसे कि ये वाला कैंडल आपको बार बार, ये देखो सर, यहाँ पर हल्का सा हुआ था ना, हल्का सा हुआ था, यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया था, है ना, यहाँ पर भी हल्का हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन हुआ। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल बहुत सारा रीजन है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को, हाँ बोलो। এটা তো স্যার দেখুন, এই যে আপ ট্রেন্ড আমি এটা এক্ষুনি দেখালেন আগেরটাতে, এই যে আদিকে ক্যান্ডেলে যেটা হাই নিয়েছিল অল্প, তো ওখান থেকে দেখুন আবার বিয়ারি সালামিও হয়ে গেছে। हाँ यहाँ पर ना, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু স্যার মার্কেট আছে ना ना बेयरिश सलामी इज नॉट उतना अच्छा भी तो नहीं है ना सर, उतना भी प्रॉपर नहीं लग रहा है। बेयरिश हरामी के लिए इतना भी प्रॉपर नहीं लग रहा है, मतलब नॉट वेरी एग्जैक्ट बेयरिश हरामी, मतलब एकदम विश्वास करने वाला तो नहीं है। ठीक है, एकदम बिलीव करने वाला नहीं है, बट आई होप कि आपको MACD का कॉन्सेप्ट समझ में आया विद कैंडल्स। बोलो सर, MACD लाइन को समझ लोगे ना, अब अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप 12-26 के जगह 90-30 जो भी आप यूज करना चाहते हो डे वाइज, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो कि आगे बाई करना है कि नहीं करना है, सेल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा कैसे व्यापार, इट्स अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर सर, वेरी पॉपुलर इंडिकेटर। मैं तो बोलूंगा कि आप मतलब अच्छे से ग्रिप बनाओ MACD पे, और देखो MACD के बारे में और जान लो। ইন্টারডে করে बोल যারা সে ইন্টারডে তাহলে স্যার এই 12-26 দিন হিসাব করে নাকি আর একটু কম দিনের হিসাব করতে হয়? नहीं वो तुम इसको देखो ना, ये 12-26 है ना, मैं जैसे इसको इंट्राडे इसको 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो भी आपको मिल जाएगा, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब भी 12 मिनट 26 मिनट इस हिसाब से कैंडल्स को डेवलप कर देगा। आप चाहो तो और कम कर दो, उसमें क्या है। अगर आप मिनट हिसाब से देखो, जैसे आज का मार्केट देखो आप, 9:30 बजे से मार्केट का आज का सिचुएशन देखो। मार्केट आज पहले गैप अप दिया था, है ना, पहले गैप अप दिया था, सा कहीं ना कहीं ये कैंडल आपको बोला कि भैया हम नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हथौड़ा आया, क्या बोलते हैं इसको, हरामी, सॉरी हैमर, हाँ हैमर ने मार्केट को फिर से थोड़ा उठाया। ये मिनट चार्ट बता रहा है सर, ठीक है। उसके बाद देखो कोई प्रॉपर ऐसा चार्ट तो मिला नहीं है, साइडवेज रहा है। ठीक है, नहीं ये कब का चार्ट है, कुछ गलत दिख रहा हूँ मैं, आज का कहाँ है, आज का वो अच्छा है, सॉरी ये वाला यहाँ गैप अप दिया था। गैप अप देने के बाद आप देख सकते हो लगातार डाउनवर्ड हुआ है ना, लगातार डाउनवर्ड हुआ है। और जैसे डाउनवर्ड हुआ है आप MACD लाइन को भी देखो, अब MACD लाइन को भी देखो, MACD लाइन नीचे आ गया और सिग्नल लाइन ऊपर चला गया, इसी यही रीजन है ना। और इधर देखो, फिर से देखो आप, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट इधर चेंज हो रहा है उस हिसाब से देखो, ये दोनों लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच का गैप कम हो रहा है, दोनों लाइन के बीच का गैप कम हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में वापस अगर ट्रेंड आता है ना, ये 15 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ट्रिकी है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ जाता है, कुछ ज्यादा बुलिशनेस आ जाता है, आप देखोगे कि ये पैटर्न इधर ऊपर चला जाएगा, क्रॉस ओवर करेगा, तब आपका यहाँ पर मिनट चार्ट में पैटर्न बनता है। मेरे को ज्यादा पसंद आता है सर डे चार्ट, या फिर आप बोलो तो आवरली में आप चेक करो। मुझे ये मिनट वाला थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है कि किसको कौन सा चीज कितना पसंद आ रहा है, वो अपना अपने ऊपर है। जो स्काल्पर होते हैं तो वो मिनट चार्ट देख के ही काम करते हैं, है ना, बट मैं डे चार्ट देख के काम करना। हाँ बोलो। মিনিট চার্টে স্টপ লসটা কম হয়, মানে 2.3 পয়েন্টের স্টপ লস হয়। हाँ इतना ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के तुम नहीं कर सकते। हाँ 5 মিনিট 15 মিনিটে একটু মানে বড় বড় স্টপ লস হয়ে যায়।
তুই বেশি বেশি বড় বড় করতে পারবি না এখানে, এখানে অত হ্যাঁ। জায়গা থাকে না, আর এখানে হাই ক্যাপিটাল দরকার, হাই ক্যাপিটাল দরকার, তবে তুই কিছু দেখতে পাবি, কারণ 10 পয়সা 20 পয়সাতে ডিफरेंस হয়, 10 20 50 पैसा मार्केट में अप डाउन करके गेन करते हैं, यू नीड हाई कैपिटल। मैं नॉर्मली कभी भी स्काल्पिंग करने के लिए किसी को रेफर नहीं करता, जब आपके पास 10-20 পয়সা हाँ ট্রেডিং हाँ করা থেকে, বলছি 10-20 পয়সা ট্রেডিং করা থেকে আর্বিট্রেজ করে নেবো, ওটা বেশি হাই। ठीक है, नहीं इसके लिए हाई कैपिटल चाहिए होता है सर, स्काल्पर भी एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, काफी लोग इसमें रिस्क कम है कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको ज्यादा दिन तक मार्केट को, ज्यादा समय तक मार्केट के साथ जो उसका वोलेटिलिटी है उसको फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कैपिटल हाई चाहिए, नहीं तो आपको वो जो मार्जिन दिखाई नहीं देगा आपको, बट ये तभी आपको एप्लीकेबल लगेगा जब आपके पास सपोर्ट अच्छा हो, बैक सपोर्ट अच्छा हो आपका, कैपिटल सपोर्ट अच्छा आपका, अदरवाइज में कभी भी स्काल्पर डिपेंड करता है भाई आपके पास है तो आप लगाओ। তারপরে करो। স্যার 3 to 4% 5% প্রফিট মার্জিন। हाँ तो ठीक है, 3-4% कोई खराब चीज नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके আচ্ছা पास মানে হিউজ कैपिटल ক্যাপিটাল, হিউজ ক্যাপিটাল ঠিক আছে। कैपिटल होना चाहिए, तब जाके आप ये मिनट चार्ट में क्या काम कर सकते हो, मैंने इंट्राडे में मिनट मिनट में खेल खेलना, अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ आवरली चार्ट देखना, डे चार्ट देखना, ये मेरा पसंद है, आपका पसंद अलग हो सकता है, ठीक है। बात अलग अलग लोगों का अलग अलग पसंद हो सकता है, बट मैं जो पसंद करता हूँ मैं आपको बता, ठीक है सर। ठीक है, आज इंडिकेटर इतना ही मैं रखूंगा, नेक्स्ट क्लास मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आऊंगा सर। ये MACD जैसे आपको समझ में आया ना सर, डिटेल्स में बातचीत किया एकदम, फिर मैं धीरे धीरे आपको बॉलिंजर बैंड की तरफ लेके जाऊंगा, फ्लैग फॉर्मेशंस की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, ठीक है। ये अदर इंडिकेटर्स और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आप यूज़ करके मार्केट ट्रेंड को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। और मजा का बात ये है सर, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि मार्केट में कैंडल पहचानना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, या किसी भी अच्छा ट्रेडर के हिसाब से। गुड पैटर्न अगर आपको मिल जाए, उसके बाद सेकेंडली आप अगर अच्छा इंडिकेटर देख समझ आपके साथ आ गया, इंडिकेटर भी आपके साथ दे दिया, तो फिर आप आंख बंद करके चलो अभी, ठीक है, कुछ देरों के लिए, और अपना ट्रेड को सक्सेसफुल करो। ये कहना आसान है बट इसको समय देना पड़ता है कि सब चीज एकदम चेकलिस्ट एकदम फुलफिल हो जाए, इट्स टेक टाइम, मतलब ऐसे नहीं कि रातों रात आप एकदम उसमें मास्टर हो गए, बट सर अगर आप समय दोगे ना, पहले चीजों को अच्छे से जानो पढ़ो फिर उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद धीरे धीरे अपना कीमती पैसा लगाओ, रिस्क लो, पहले छोटा छोटा रिस्क लो फिर बड़ा रिस्क लो। ऐसे नहीं कि मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप पहले ही एकदम ज्यादा ज्यादा पैसा लगा लो, पहले जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम लगाओ, फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस गैदर हो जाए फिर आप बड़ा रिस्क लेना चालू करो, ठीक है। किसी भी चीज में धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना सर, वैसा ही करना चाहिए। एक इंसान जैसे स्टार्टिंग में चलना थोड़ी चालू कर देता है, पहले वो अपने घुटनों के बल चलता है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना हामागुड़ी, तो पहले हामागुड़ी दो ना सर, फिर थोड़ा सा दीवार पकड़ के चलना सीखो, फिर हाथ छोड़ो, फिर आस्ते आस्ते आप सीख जाओगे, बस यही चीज है, लेकिन नॉलेज फर्स्ट जो आपको पहले गैदर करना चाहिए। ठीक है, फिर आज इतना ही है, कल बाकी बात करते हैं सर। ओके ওকে স্যার। ओके, चलो फिर टाटा। স্যার আজ রাতের ক্লাস আছে তো? হ্যাঁ আজকে ফাইন্যান্সের হ্যাঁ ক্লাস হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ, লিংকটা একটু পাঠিয়ে দেবেন স্যার। পাঠিয়ে দেবো। হুম হুম, ঠিক আছে স্যার। ওকে ওকে, বাই। বলছি একবার ফোন করো তো আমাকে, কালকে করেছিলাম ফোন তুলবে না। বুঝলি তোর ফোন, তোর সাথে আমার শত্রুতা হয়েছে। ঠিক আছে একটু ফোন করো, আমার দরকার আছে।